वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो यहाँ पर आपके लिए इस चैनल पर जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग 2/12/2020 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग 2/12/2020 के शिफ्ट 2 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो जो भी आपका करा दिया गया है उसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि हेनरी एक कंपनी में काम कर रहा है। उसके मासिक वेतन में 25% घर के किराए के रूप में, 15% बच्चों के शिक्षा पर और 18% अन्य मदों में खर्च हो जाता है। यदि उसकी मासिक बचत जो है 7,560 रुपये है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी मासिक वेतन कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे किसी भी व्यक्ति का मासिक वेतन यानी कि मंथली इनकम जो है खुद में कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% उसका इनकम में से उसने 25% घर के किराए पर, 15% बच्चों पर और 18% अन्न पर खर्च कर दिया। तो टोटल खर्च कितना प्रतिशत किया? तो 25 अब 15 40%, 40 अब प्लस 18 यानी कि 58% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। यानी कि 100 में से 58% उसने खर्च कर दिया। तो बचा हुआ उसके पास कितना पैसा है? तो 100 माइनस 58 यानी कि 42% अभी भी जो है उसके कुल इनकम का 42% अभी भी उसके पास बचा हुआ है, जो कि रुपये के रूप में यहाँ पर कितना दिया गया? 7560 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं? 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हल करेंगे यहाँ पर आपका 7 से काटेंगे तो 6 बार में ये आपका 1 सती 56, यहाँ पे 0। 6 से काटेंगे तो ये आपका 1 बार में 8 बार में 0, यानी कि 1% का वैल्यू कितना आ गया? 180 रुपये। हमें क्या चाहिए? मंथली इनकम। मंथली इनकम कितना था? 100% था। तो अगर 1% का वैल्यू 180 रुपये है, अगर 1% का वैल्यू 180 रुपये है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपये। यानी कि उसका मासिक वेतन 18,000 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है और वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% की छूट देते हुए बेच देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ या फिर हानि प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं अनुपात कि किस अनुपात में, यानी कि कितने कितने वस्तु जो है सब पर बेचे गए थे। तो टोटल वस्तु यहाँ पर कितना है? 3/5 है, यहाँ भी 1/5 है, यानी कि टोटल वस्तु कितना हो जाएगा? यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो 5 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। यानी कि टोटल वस्तु कितना मान लेते हैं कि टोटल वस्तुओं की संख्या 5 है। तो उनमें से 3/5 वस्तुओं का, तो 5 का 3/5 कितना होगा? 3। यानी कि 5 में से 3 वस्तुओं को, फिर उसके बाद 1/5 टोटल वस्तु कितना है? 5, उसका 1/5 कितना होगा? 1। यानी कि 3 आए 4 वस्तु बेच दिया तो बचा हुआ वस्तु कितना होगा? 1 वस्तु और बचल होगा। यानी कि इतने अनुपात में क्या किया गया? वस्तु को बेचा गया। और जो है पहले 3 जब वस्तु को बेचा था तो उसे क्या करता है? 32% अधिक मूल्य पर अंकित पर क्या कर देता है? उसे बेच देता है। यानी कि एक वस्तु को बेचने पर 32% का लाभ होता है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या है? प्लस 32% है, यानी कि प्लस 32% है। फिर यहाँ पर बोला गया है कि उस पर जो नया अंकित मूल्य था उस पर क्या किया गया? 20% की छूट देते हुए क्या करता है? बेचता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो है खुद में कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। और मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ आपको। तो अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो 32% अधिक अंकित किया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया? 132%। फिर क्या करता है? 132% वाले सामान पर 20% का छूट देता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/5, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो अगर 1/5 का छूट देता है तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट का क्या देता है? छूट, यानी कि डिस्काउंट देता है। तो उसे बेच कितने में रहा है? 5 का सामान 1 यूनिट के छूट यानी कि 4 यूनिट में बेच रहा है। तो यहाँ पर से आपका कितना प्रतिशत आ जाएगा? तो हल करेंगे तो
4 दूनी 8, 13 चौक 52, यानी कि 528/5। तो आपका परसेंट में कितना हो जाएगा वैल्यू? 10 पचे 50, यहाँ पर 5 पचे 25, 3 5 छक 30, यानी कि 100% वाले के सामान को कितने में बेचा जा रहा है दूसरे बार में? उनमें से एक वस्तु को 100% वाले सामान को 1 दशमलव यानी कि 105.6% में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है? तो 100 का सामान 105.6 में बेच रहा है, तो यानी कि यहाँ पर 5.6% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट यानी कि लाभ हो रहा है। यहाँ तो 32% का लाभ हो रहा था क्योंकि अंकित मूल्य पर बेच रहा था, जो कि उसे 32% अधिक पर अंकित किया गया था, तो यहाँ पर 32% का लाभ, यहाँ पर 5.6 का लाभ। फिर बोला गया कि नया जो बाकी जो ये एक वस्तु बचा उस पर अब क्या दे रहा है? अंकित मूल्य पर 40% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य कितना है? 100 प्लस 32%, यानी कि अंकित मूल्य 132% है, उस पर क्या दे रहा है? 40% का छूट। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 2/5, यानी कि 5 यूनिट के कोई सामान पर 2 यूनिट का छूट, तो बेच कितने में रहा? 3 यूनिट में। तो यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा? 396/5 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 5 सत्ते 35, 4 5 9 45, 5 दूनी 10, यानी कि 79.2% इतने में क्या किया जा रहा है? बाकी बचे वस्तुओं को बेचा जा रहा है। तो 100% का सामान बेच इतने में रहा, तो अब क्या हो रहा है? हानि में बेच रहा है। तो कितने का हानि हो रहा है? तो 100 मैंने 79.2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर से आपका यहाँ पर से आ जाएगा 20.8%। ये क्या हो रहा है? हानि यानी कि माइनस में हो रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? सामना सामनी यानी कि सीधा सीधा गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे? हल करेंगे। 32 या कितना होता है? 96 प्लस 5.6 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा? 5.6। यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव, यानी कि यहाँ पर लॉस हो रहा था, तो माइनस कितना हो जाएगा? 20.8। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 96 या 5 101.6। तो 101.6 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 8, और 101 में से यानी कि 100 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 80, यानी कि इतने का ओवरऑल क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कुल कितने में से, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? ये रेशियो में जो यहाँ पर अनुपात में जो वैल्यू दिया गया था उनको क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल योग कितना है? यानी कि टोटल यहाँ पर कितना है? तो 3 1 4 1 5, यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर से 16 पचे 80.1, 3 बचा तो 5 छक 30, यानी कि 16.16% का क्या होता है? लाभ, यानी कि प्रॉफिट इतने परसेंट का होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत जो है 64 है। यदि 20% छात्रों के अंकों का औसत 91 और 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा हो तो शेष छात्रों के अंकों का औसत क्या होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देखेंगे कि जो यहाँ पर छात्र है उनके हिसाब से औसत में वृद्धि या फिर कमी अभी तक कितनी हुई है। तो यहाँ पर पहले कितने थे? 20%। किसी भी परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या हमेशा 100% होती है। तो 100% में से 20% छात्रों का कितने प्रतिशत? 20% छात्रों का औसत अंक कितना है? 91 है। फिर बोला गया कि उनमें फिर 100 का 25% कितना है? 100 का 25% छात्रों का 31 है। तो यहाँ 20% हो गया, यहाँ 25%, तो टोटल कितने हो गए? 20 अब 25 45। तो 100 में से 45 गया तो कितना बचेगा? 55, यानी कि 55% छात्र अभी भी बचे हुए। काटेंगे 5 से तो ये 4 बार में, ये 5 बार में, ये आपका कितना हो जाएगा? 11, यानी कि इतने अनुपात में 11, इतने अनुपात में क्या किया जा रहा है? अलग अलग औसत अंक लाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वृद्धि या फिर कमी कितने की हो रही है। तो यहाँ पर ये आपका क्या दिया गया? ओवरऑल एवरेज दिया गया है। कितना दिया गया? 64 ओवरऑल एवरेज दिया गया है। लेकिन उनमें से 20% छात्रों का औसत कितना है? 91 है। तो यहाँ पर 64 से 91 कितना अधिक है? तो 91 माइनस 64 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 21 6 27, यानी कि प्लस क्या है? 27 औसत है। फिर यहाँ पर बाकी जो यहाँ पर 25% छात्र थे ओवरऑल औसत से कितना कम है? यहाँ पर 31 है। तो 64 से यहाँ पर कितना कम है? तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 दूनी 62, यानी कि 33 कम है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -33 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लोग अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है योग में कितने उम्र की कमी आ रही है। जितने की कमी या फिर वृद्धि होगी, अगर वृद्धि होगी तो यहाँ पर से घटाना होगा, अगर कमी होगा तो जोड़ना होगा। तो क्या करेंगे? 27 चौक कितना हो जाता है आपका? 108।
और 33 आपका कितना हो जाएगा 165, यानी कि 108 माइनस 165 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका 5 3, यानी कि 57 की क्या हो रही है, 57 उम्र की इतने हिसाब से कमी हो रही है। तो कमी हो रही है तो यहाँ पर क्या करना होगा, योग को बराबर लाने के लिए जितनी कमी करनी हो रही है उसमें क्या करना होगा, इनके औसत बढ़ानी होगी, यानी कि +57 का क्या निकालना होगा, औसत निकालना होगा। किससे औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें जितने छात्र हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा कि कितना जो है ओवरऑल औसत में वृद्धि करे कि योग बराबर हो जाए। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 11×5=55, आपका एक ही दशमलव है, दशमलव के एक स्थान तक शुद्ध होगा तो एक ही तक लाएंगे। 11×5=55 तो कितना बचा 2, तो 20, यानी कि 11×2=22, लगभग 5.2 की क्या करनी होगी, ओवरऑल में वृद्धि करनी होगी इन 11 छात्रों के औसत में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 5.2 और ओवरऑल कितना औसत था 64, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 69.2, यानी कि बचे हुए जो छात्र थे उनका औसत कितना होना चाहिए 69.2 औसत, यानी कि उनका उम्र इतना होना चाहिए था, सॉरी उम्र नहीं अंक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को एक साथ 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अकेले सी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालनी होगी, सी की कार्य क्षमता निकालनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में कार्य को पूरा करते हैं, तो 10 दिन में पूरा करते हैं। फिर दिया गया है कि बी और सी मिलकर कितना दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 दिन में। और सी और ए, सी या ए या फिर ए या सी जो भी बोले आप, यहाँ पर कितना दिनों में कर सकते हैं 20 दिन में। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 का 20 का और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे 3। तो यहाँ पर से ये असल में क्या है, यहाँ पर अगर योग निकाले तो यहाँ पर क्या है आपका 2a है, 2b है, 2c है, यानी कि ये दो बार, यानी कि a 2 बार, b 2 बार और c की 2 बार कार्य क्षमता जोड़ी गई है। टोटल कार्य क्षमता कितना है 6 4 10 3 13, यानी कि अगर हमें सिर्फ a + b + c की कार्य क्षमता चाहिए तो कितनी हो जाएगी 13/2, कितनी हो जाएगी 13/2। अब हमें क्या चाहिए सी की कार्य क्षमता चाहिए, क्योंकि हमें समय निकालना है। तो समय निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता होता है। तो ध्यान रखिएगा, तो टोटल काम करना कितना है 60 काम करना है। सी का अगर समय निकालना है तो टोटल काम करना कितना है, सी को 60 काम करना है। लेकिन सी की कार्य क्षमता तो यहाँ पर से अभी नहीं पता चली, तो यहाँ पर हमें जो है सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए और बी की कार्य क्षमता माइनस अगर कर दिया, अगर तीनों की कार्य क्षमता में से ए + बी की कार्य क्षमता माइनस कर दे तो किसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, सी की कार्य क्षमता निकल जाएगी। तो माइनस करेंगे 13/2 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ये आपकी किसकी कार्य क्षमता हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता हो जाएगी। तो टोटल काम करना है 60, नीचे इफिशियंसी से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आधा, तो कितना समय आ जाएगा 60, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120 दिनों में उस कार्य को पूरा किया जाएगा अगर सी अकेले काम करता है तब। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले 2 अंकीय संख्या जब उसे तोड़ा जाता है तो लिखा किस तरीके से जाता है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग अगर कोई भी 2 अंकीय संख्या को जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 10x + y। अगर मैं इसे नंबर से आपको समझाने की कोशिश करूं तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई ये 2 अंकों की संख्या यानी कि 41 है, तो 41 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 40 × 10 + 1। तो ये असल में क्या है, ये असल में 41 ही है जो कि इसे तोड़कर इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसी तरीके से हम लोग 10x + y मान लिया यहाँ पर, क्योंकि x जो है यहाँ पर क्या है दहाई अंक है, y आपका इकाई अंक है। तो ये आपकी क्या हो गई संख्या हो गई। लेकिन बोला जा रहा है कि संख्या को जब उलट दिया जाएगा, यानी कि पहले संख्या xy थी, अब क्या हो गई yx हो गई, तो ये असल में क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगी। तो बोला जा रहा है कि इन दोनों के अंकों का योग
किसका गुणज होगा, तो योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 10x प्लस x यानी कि 11x, y प्लस 10y तो कितना हो जाएगा 11y, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा x प्लस y, यानी कि ये जो पूरी संख्या वो किससे विभाजित होगी, यानी कि किसका गुणनखंड होगी, तो 11 का गुणनखंड होगी, क्योंकि ये दोनों का कॉमन क्या है 11 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये पूरी जो संख्या होगी वो असल में क्या होगी 11 का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ऋण का भुगतान जो है 5808 की 2 समान किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर की जाती है तो 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है निकालने का जो है मैं यहाँ पर बेसिक तरीका से ही बनाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, तो बेसिक से ही यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाता है इंस्टॉलमेंट बाई आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका हो जाता है 1 प्लस R/100, ये आपका प्लस ये आपका कितने 2 साल का है। तो यहाँ पर दूसरा इंस्टॉलमेंट 1 प्लस R/100 का दूसरा साल में यहाँ पर स्क्वायर, टोटल यहाँ पर क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाता है तरीका होता है इंस्टॉलमेंट वाले चक्रवृद्धि ब्याज में बनाने का तरीका, बेसिक तरीका। तो यहाँ पर जो है पहला इंस्टॉलमेंट कितना 5808 रुपया दिया गया है, और यहाँ पर रेट यानी कि दर कितना दिया गया है 10%, तो 10/100 करेंगे तो 1/10, 1/10 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, प्लस इंस्टॉलमेंट दूसरा इंस्टॉलमेंट भी, इंस्टॉलमेंट हमेशा बराबर होती है, तो 5808 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर, तो 121/100। अब क्या करेंगे हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 11×5 = 55, आपका कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 11 8 88, 121 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा आपका यहाँ पर 11 44 और 8 बार में, यानी कि 48 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे, ये आपका 10 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5280, प्लस इधर 100 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 4800, कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट आपका योग यहाँ पर से आपका हो जाएगा 808 2 10 5 4 9 1 10, यानी कि 10,080 रुपये आपका क्या था टोटल ऋण यानी कि कुल राशि थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रकाशक जो है थोक विक्रेता को एक पुस्तक जो है 30% के लाभ पर बेचता है। तो थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को यह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है, फिर वह पुस्तक ग्राहक को जो है 20% के लाभ अर्जन पर जो है यानी कि 20% के लाभ पर 312 रुपये में बेची जाती है। तो थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि पुस्तक आपके थोक विक्रेता का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये 30% के लाभ से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर प्रकाशक का क्रय मूल्य पूछता तब यहाँ पर हमें ये 30% की जरूरत पड़ती। थोक विक्रेता का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ से आपका यहाँ से असल क्वेश्चन शुरू होगा, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं। अगर प्रकाशक से पूछा जाता तब ये जरूरत पड़ती, थोक विक्रेता का पूछा जा रहा है तो नहीं जरूरत है। तो 25% का यहाँ पर से फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, और ये 20% का फ्रैक्शन 1/4 होगा, 25% का 1/4 होगा, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/5, यानी कि यहाँ पर से हमें पता चल रहा है ये पहले वाले में से कि 4 यूनिट पर क्या किया जाता है 4 यूनिट वाले सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 5 यूनिट में बेचा जाता है। फिर दूसरे बार में क्या किया जाता है 5 यूनिट के कोई सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि कितने में बेचा जाता है 6 यूनिट में बेचा जा रहा है। अगर क्रॉस कट रहा है तो काट देंगे, 5 चला गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि थोक विक्रेता का यहाँ पर क्रय मूल्य कितना आ गया 2 यूनिट, और यहाँ पर से ग्राहक का क्रय मूल्य कितना आ गया 3 यूनिट, और ग्राहक को जो है कितने में बेचा गया था 312 रुपये में, यानी कि ग्राहक के लिए क्रय मूल्य कितना था 312 रुपये। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा 1 और 3 चौक 12 यानी कि 104 रुपये। हमें क्या चाहिए थोक विक्रेता का क्रय मूल्य चाहिए, तो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य कितना था 2 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 104 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 से गुना करेंगे तो 208 रुपये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि 6060 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि ए के हिस्से में 15 रुपये और बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दे
तो उनके हिस्से का अनुपात 5:7:8 के अनुपात में हो जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपका ये जो राशि सभी में कम करने के लिए बोला गया है, इन्हें क्या करेंगे, योग करके ये कुल राशि में से घटा देंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इन अनुपातों के यूनिट के योग के बराबर फिर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना कितना कम करना था, 25 अब 15 आपका 40 अब 20 60, तो 60,000, 60 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6,000, यानी कि अब राशि कितनी बच गई 6,000। तो 6,000 और यहाँ पर जो है किस अनुपात में बांटा जाता है, ये अनुपात में बांटा जा रहा है, तो टोटल यूनिट कितना है 8 7 15 5 20 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से काटेंगे तो 20 तिया 60, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू 300 रुपये के बराबर है। पूछा क्या जा रहा है, सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा अनुपात के हिसाब से कितना था, अगर एक यूनिट का वैल्यू 300 रुपया तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 तिया 2400 रुपये। लेकिन सी को तो इतना रुपया सिर्फ नहीं मिला था, सी को ये 25 रुपया जो कम कर दिया गया अनुपात में, ये भी 25 रुपया सी को मिल रहा था। तो क्या करेंगे, इसमें ओवरऑल सी का हिस्सेदारी निकालने के लिए इसमें 25 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 2425 रुपया क्या था, कुल हिस्सेदारी था सी का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक गाय जो है 20.5 मीटर लंबी भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने से खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। तो घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चढ़ सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि आपसे ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से, जैसे कि ये क्या है, वर्गाकार मैदान है, ये वर्गाकार मैदान है, इसकी भुजा की लंबाई 20.5 मीटर, यानी कि फ्रैक्शन में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 41/2 मीटर। और यहाँ पर से मान लीजिए कि यहाँ पर से एक खूट, ये कोने पर से यहाँ पर से एक खूटा से बांध दिया गया, और इसकी रस्सी की जो है, रस्सी की लंबाई कितनी है 10 यानी कि मान लीजिए यहाँ तक रस्सी जाती है और इसकी लंबाई कितनी है 10.5, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 21/2 मीटर। तो ये जो चढ़ पाएगी वो कितनी चढ़ पाएगी, मात्र इतनी दूरी, यानी कि इस तरीके से इतनी ही एरिया को वो क्या पर कर पाएगी, चढ़ पाएगी उस गाय के द्वारा। तो ये जो बाकी जो आपका ये ब्लैंक स्पेस, यानी कि जो हिस्से में नहीं चढ़ पाई गाय, उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वर्गाकार यानी कि इस पूरे वर्ग का एरिया माइनस क्या कर देंगे, इस आपका क्वार्टर, जो आपका ये क्वार्टर सर्कल है इसका क्या कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले वर्ग का, वर्ग के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितना है 41/2, कितना 41/2, तो 41/2 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 41 × 41/2 दूनी 4, माइनस क्या करेंगे, इसका एरिया माइनस करेंगे, या ये क्वार्टरली सर्कल जो है उसका एरिया माइनस करेंगे। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। अब क्वार्टर है तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा क्वार्टर सर्कल का एरिया का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते, तो पाई 22/7 लिख सकते हैं। त्रिज्या कितनी दी गई है, तो त्रिज्या यहाँ पर 21/2 है, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 21/2 × 21/2 और क्या × 1/4 कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से। तो हल कर लेते हैं, 7 × 21, 2 से यहाँ पर 11 बार में, बाकी आपका यहाँ पर कोई भी कटेगा नहीं, तो यहाँ पर 41 × 41 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 4 8 4 × 16, यानी कि 1681/4 माइनस 11 × 33 21 × 63 3 सॉरी 6 और 21 × 63 6 कितना हो जाएगा 69 बटा नीचे कितना 4 दूनी 8, हल करेंगे यहाँ पर नीचे 8, फिर आपका कितना हो जाएगा 2 8 दूनी 16 16 दूनी 32 1 33 माइनस 693, माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका 9 3 12, यहाँ पर आपका 5 तो 9 6 15, यहाँ पर 32 तो 26 अच्छे 32, 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से वैल्यू 8 × 24 8 × 24, फिर आपका कितना बचा 2, तो 8 × 24 यानी कि 333 दशमलव आपका समथिंग आएगा, यानी कि एक ही ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार एक समान आकार के वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है, तो पूरी तरह से दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके दीवार की पहले एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने से पहले क्या कर लेते हैं, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, जो लंबाई और ऊंचाई दी गई है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं।
तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में टोटल चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 सेंटीमीटर। लंबाई इतनी है और ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर। तो ये दोनों का गुना जी, ये तो टोटल एरिया हो गया। अब क्या करेंगे, टाइल्स का, टाइल्स जो है कैसा है, वर्गाकार है, तो टाइल्स का हमें तो ये नहीं पता है कि टाइल्स की लंबाई कितनी है, यानी कि भुजा की लंबाई कितनी है। तो भुजा का लंबाई प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों का एचसीएफ यानी कि महत्तम लेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक लेंगे। वही क्या हो जाएगा आपका इस वर्ग का, यानी कि टाइल्स वाले की भुजा हो जाएगी। तो 350 और 400 का एचसीएफ यानी कि महत्तम कितना होता है 50 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया, टोटल एरिया में से एक टाइल्स का एरिया अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर एक भुजा 50 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है किसी भी वर्ग का फॉर्मूला, तो भुजा स्क्वायर यानी कि 50 × 50। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, 50 से काटेंगे 7 बार में, 50 से ये 8 बार में, 8 से कितना होता है 56, यानी कि दीवार पर लगाने के लिए 56 टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसका वास्तविक चाल क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस यानी कि दूरी क्या मान लेते कि 1 किलोमीटर है। हम लोगों ने क्या मान लिया कि दूरी 1 किलोमीटर है, और स्पीड यानी कि चाल क्या मान लेते हम लोग, चाल मान लेते यक्स है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों ने माना, दूरी माना 1 किलोमीटर और स्पीड यानी कि चाल माना यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर जो है अब फिर आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि जब उसका जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है चाल, तब 30 मिनट कम समय लगता है। यानी कि पहले दूरी, यानी कि दूरी कितनी है 1 किलोमीटर, और पहले उसकी चाल कितनी थी यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन अब भी जो है उतनी ही दूरी है, लेकिन अब क्या हो गया, चाल बढ़ गया, पहले यक्स थी तो अब क्या हो गया यक्स प्लस 6 हो गया, और समय का अंतर अब कितना कम लगता है 30 मिनट कम समय लगता है। तो ये जो आपका हम लोगों ने दूरी किलोमीटर में माना, चाल किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय किस में होना चाहिए घंटा में। तो 30 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा आपका यहाँ पर दूसरे बार में बोला गया कि जब 4 किलोमीटर धीमी कर दी जाती है, यानी कि पहले दूरी कितनी थी ए थी, और किस चाल से चल रहा था यक्स से, लेकिन उसी दूरी को जब 4 किलोमीटर कम कर दिया जाता है तो कितना अधिक समय लगता है, तो 30 मिनट अधिक समय लगता है। इसे भी घंटा में चेंज करेंगे तो 30/60। यहाँ पर क्या है 30/60 है, यहाँ भी 30/60 है, यानी कि ये असल में क्या है, ये जो है और ये यहाँ पर इतना जो है, ये दोनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि इक्वल है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इक्वल इस तरीके से पुट कर सकते हैं, यानी कि इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं कि a/x माइनस a/x प्लस b बराबर a/x माइनस 4 माइनस a/x। इधर इसे क्या करेंगे, इसे इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2a/x हो जाएगा बराबर, इसे उधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो a कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर में आपका क्या बचेगा यहाँ पर से यक्स आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस बी प्लस यक्स माइनस 4 होगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा यक्स माइनस बी इंटू यक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हमें जो है a कॉमन आ गया तो कट गया, फिर यहाँ पर जब देखेंगे तो यहाँ पर 2x बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर x प्लस, सॉरी ये b नहीं है, ये 6 है, ये 6 है आपका, b नहीं है 6 है। तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा 2x बनेगा, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी कि ऊपर वाला जब हल करेंगे तो ऊपर आपका क्या बचेगा 2x माइनस 2 बचेगा, सॉरी प्लस 2 बचेगा। तो अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, तो ये दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। आप क्या कर देते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा बराबर, इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आपका 6 था, यहाँ पर गलती से मैंने b यहाँ पर समझ लिया था,
तो यहाँ पर आपका क्या था, यक्स प्लस 6 था, ये आपका यक्स प्लस 6 था। गुना करेंगे तो यक्स स्क्वायर और 6x और यहाँ पर कितना है 4x है, तो 6x में से 4x गया तो कितना बचेगा आपका 2x। यहाँ पर शायद हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ पर आपका देख लेते फिर से। ये आपका यहाँ पर यक्स स्क्वायर 6x में से आपका 4x गया तो 2x बचेगा, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 अगर कॉमन ले लिए तो अंदर तो एक ही आपका बचेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ यक्स आएगा, यहाँ पर सिर्फ आपका यक्स आएगा। यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा तो 6x माइनस 4x तो 2x प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 6 चौक 24, एक्स स्क्वायर कट गया आपका, 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा x, 24 इधर आएगा तो प्लस में तो x आपकी यानी कि उसका वास्तविक चाल कितना आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी वास्तविक चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कांच के एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी ठोस गेंदें बनाई गई है, तो बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम यानी कि आयतन पता होना चाहिए, किसका, गोलाकार का यानी कि स्फीयर का। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम का फार्मूला आपका हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोले को वो क्या किया जा रहा है, बड़ा गोला को, एक बड़ा गोला को छोटे गोले में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि दोनों क्या है, गोला को गोला में ही परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि दोनों में 4/3 पाई क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसे क्या करेंगे हम लोग पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। जो भी आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो किस पर आधारित होगा, त्रिज्या पर आधारित होगा। तो यहाँ पर पहले बोला गया है कि पहले वाली गोलाकार गेंद की जो है त्रिज्या कितनी थी 9 सेंटीमीटर, तो 9 का यहाँ पर क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि 9 × 9 × 9। लेकिन ये जो दूसरे वाला गोला उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 mm है, कितना है 3 mm है, तो 1 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/10 × 3/10 × 3/10। तो कुल बड़े वाले गोले को छोटे वाले गोले से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स यानी कि गेंदों की संख्या आ जाएगी। तो 3 से 3 × 9 चला गया, 3 से काटेंगे 9 तो 3 बार में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27 और 3 से 9 ऊपर यानी कि 27,000 टोटल गेंद आएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 16,000 पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपने मेरा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने एक वीडियो डाला था, फुल फ्लेज वहाँ पर वीडियो डाला था मैंने, वहाँ पर रेशियो तरीका से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस के बारे में वहाँ मैंने रेशियो से बताया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड सबसे बेहतर होता है इस तरीके का प्रश्न हल करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने वहाँ पर बताया था कि 3 साल का किसके 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। और ये जो आपका होता है ये असल में क्या होता है, ये आपका असल में सिंपल इंटरेस्ट होता है, और ये जो आपका होता है वो असल में क्या हो जाता है, ये आपका असल में सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ इसी का हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16,000 का 5% निकालेंगे। तो 16,000 का 5% कितना होता है, तो 800 रुपया होता है। कितना होता है, 800 रुपये। 10% 1600 तो 5% 800। फिर क्या करेंगे, 800 का भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 का 5% 40 रुपये। फिर क्या करेंगे, 40 का भी 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका 2 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इससे तो हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला अंतर वाला चाहिए। तो क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर सामना सामनी गुना कर देंगे और योग करेंगे तो आपका आ जाएगा अंतर। तो कितना हो जाएगा, 40 × 120 प्लस 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी कि टोटल अंतर कितना हो जाएगा 122 रुपये का। ये आपका इतने रुपये का अंतर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा।
तो अगर आपको रेशियो मेथड से नहीं बनाना आता है तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूला भी बता देता हूँ। वैसे आप रेशियो मेथड से बनाइएगा तो आप काफ़ी समय बचा सकते हैं, लेकिन अगर आपको फार्मूला याद रखना है तो फार्मूला भी याद रख सकते हैं। फार्मूला आपके 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ 3 ईयर, यानी कि 3 साल का अंतर चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का। तो फार्मूला क्या हो जाता है, P/R² बटा नीचे कितना हो जाता है 10,000 इंटू 300 प्लस R/100 बराबर किसके होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर का। ये आपका क्या बनता है, ये फार्मूला बनता है। तो आप चाहे तो रेशियो से निकाल सकते हैं या फिर फार्मूला से निकाल सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे उस तरीके से निकालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो इन सभी में से हमें देखना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो सबसे पहले ऑप्शन में कौन सा नहीं दिया गया, 6/11 नहीं दिया गया, यानी कि ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। बाकी कौन कौन दिए गए, यहाँ पर 13/18 दिया गया है, 15/22 दिया गया है, 19/36 दिया गया है, और चौथा आपका कितना दिया गया, 25/33 दिया गया है। तो इसे जो है आसान तरीका होता है निकालने का कि यहाँ पर क्या देखेंगे, क्रॉस गुना करके देखेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 22 इंटू 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी कि 286 होगा। 18 इंटू 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 180, 90, यानी कि 270। तो इन दोनों में से बड़ा अंक किसका आया है, यहाँ पर 286, ये बड़ा है। तो ये क्या है, असल में ये छोटा इससे, यानी कि ये हटा देंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन देखेंगे, यानी कि 36 इंटू क्या करेंगे, 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 360 और 108, 360 और 108 आपका कितना हो जाएगा 408, 360 यानी कि 468 हो जाएगा। और 18 इंटू 19 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 324, 324 प्लस 18 यानी कि लगभग आपका कितना हो जाएगा 16, यानी कि 342 होगा। तो बड़ा इसमें कौन सा है, 13/18, 19/36 में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा आपका है। तो ये आपका छोटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा गलत। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। इन दोनों में जिसका बड़ा आएगा वही संख्या बड़ी होगी। डेसिमल से निकालने के लिए नहीं जाइएगा, डेसिमल से काफ़ी लेंदी और बड़ा वो बनता है हल करने में। तो इस तरीके से क्रॉस गुना कीजिए, आपको आसानी से पता चलेगा क्वेश्चन। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हटा देते हैं। आपका 33 इंटू 13 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13×3 = 39, 13×3 = 39, यानी कि 390 और 10 400, तो कितना हो जाएगा 429। और 18 इंटू 25 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 250, 200, यानी कि 450। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा ये 450, यानी कि ये छोटी संख्या। तो बड़ा कौन सा आपका 25/33, ये आपकी क्या है सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास यानी कि गिरावट देखने को मिल रही है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच 24,000 का अंतर हो तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो आपका 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/4, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए दूसरे साल तीसरे साल। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए 3 साल, तो 3 साल का चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देते क्यूब कर देते, ये जो आपका 4 यूनिट है वही असल में क्या मान लेंगे, इसी के क्यूब का क्या मान लेंगे हम लोग, मशीन का मूल्य फिलहाल मान लेते हैं। तो 3 साल का है तो इसका क्या करेंगे 4 का क्यूब कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 64 यूनिट। तो 64 यूनिट हम लोगों ने क्या मान लिया कि इतना ही क्या है मशीन का मूल्य है। तो अब क्या होता है मशीन के मूल्य में पहले वर्ष में तो 64 है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत में 25% की गिरावट हो जाती है, यानी कि 1/4 गिर जाता है। तो अब बचा कितना 3/4 बचा, कितना बच गया 3/4। तो 64 का 3/4 कितना हो जाएगा आपका 64 का 3/4 आपका हो जाएगा यहाँ पर 16×3 = 48, यानी कि 48 हो जाएगा। फिर अब क्या होता है 48 का भी अब क्या हो जाता है 1/4 गिरावट आ जाती है। तो 48 का 1/4 अगर गिरावट आ जाती है तो बचता कितना 3/4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर से 12×3 = 36, कितना हो जाएगा 12×3 = 36। तो यहाँ पर पहले बार में हासिल के बाद इतना मूल्य है, दूसरे बार में हासिल के बाद इतना मूल्य है,
यानी कि ये दूसरे वर्ष के अंत का, ये तीसरे वर्ष का अंत का। तो अंतर कितना है हास्र का, तो 48 माइनस 36 करेंगे तो आपका कितना यूनिट हो जाएगा यहाँ पर से, आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 4 12 यूनिट। अब 12 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर रुपये में कितना दिया गया, 24,000 रुपये दिया गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2,000 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पर से हम लोगों ने वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था, 64 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 2,000 रुपये, अगर एक यूनिट का वैल्यू 2,000 है तो 64 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 64 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,28,000 रुपये उस मशीन का आपका क्या हो जाएगा अंत में, यानी कि मशीन का मूल्य होगा इतना आपका 1,28,000। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।